बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। मामला है अडयाला जेल में मौजूद कर्नल और मेजर के हवाले से। इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया था कि उनके हवाले से जो सिस्टम है वो ये मेजर और कर्नल चला रहे हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब से किसने मिलना है किसने नहीं मिलना ये डिसाइड कर रहे होते हैं। इस मामले को इमरान खान साहब ने जब उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के सामने भी ये मामला इमरान खान साहब ने उठाया था, लेकिन काजी साहब ने इसे इग्नोर करते हुए कहा था जी कि फ़िलहाल उनके सामने ये मैटर नहीं है। हालांकि ये एक अच्छा खासा जो है वो अच्छा बड़ा इंकशाफ था जो इमरान खान साहब ने किया। आखिर मेजर और कर्नल का क्या काम कि वो अडयाला जेल के जो मामलात हैं वो देखें। ये तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के अंडर चीज़ें होती हैं। बहरहाल काजी साहब की जानिब से इस पर कोई पेशरफ्त ना करने के बाद इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। और इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ गई है कि मेजर और कर्नल की मुदाखलत रोकने और बग़ैर रुकावट मुलाकात और मुशावरत की दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे आइंदा हफ्ते जवाब भी तलब कर लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को काबिल समाअत भी करार दिया गया है और इस पर ना सिर्फ ये बल्कि जो नोटिस हैं वो जारी हो गए हैं और सेक्रेटरी दिफा हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप मेजर या कर्नल को बराह रास्त तलब या नोटिस जारी नहीं कर सकते, तो सेक्रेटरी दिफा के ज़रिए ही जो तलबी होती है या जवाब तलबी होती है ये की जाती है। तो इस पर जी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से नोटिस इशू कर दिए गए हैं। अब देखें कि इस मामले के ऊपर क्या जो जवाब है वो आता है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, इसमें भी चूँकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बहाल हो चुके हैं, केसेस की समाअतें कर रहे हैं, दरख्वास्तें उनके सामने लग रही हैं, तो कल भी कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी। मरीम नवाज़, हमजा शहबाज हो गए, अलीम ख़ान वगैरह, इनके हवाले से जो दरख्वास्तें थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 45, फॉर्म 47 जो चैलेंज हुए थे, तो आज डेवलपमेंट ये आई है जी कि समीउल्लाह ख़ान जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और PP 145 से ये चुनतखब होकर सामने आए थे, तो इनका भी हल्का चैलेंज हुआ था और उज़्मा बुखारी जो हैं उनके ये खावंद है समीउल्लाह ख़ान साहब। बहरहाल जी फॉर्म 45 जमा करवा दिए गए हैं इस हल्के में। तहरीक इंसाफ के यासिर गिलानी, TLP के उम्मीदवार मोहम्मद उमैर और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आदिल खलीक ने अपने असल फॉर्म 45 अदालत में जमा करवा दिए हैं। TLP और मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम फॉर्म्स 45 यासिर गिलानी के फॉर्म 45 से मैच कर गए हैं। यानी कि अदालतें या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस वक्त ना सिर्फ ये कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन या लीगी उम्मीदवारों से फॉर्म 45 तलब कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसी हल्के के अंदर जो दीगर कुछ उम्मीदवार थे उनसे भी फॉर्म 45 मंगवाए जा रहे हैं कि ओरिजिनल फॉर्म 45 वो अदालत में सबमिट करवाएं ताकि उनका भी कंपैरिजन किया जाए। तो ये जो हल्का है, हल्का 100 PP 145, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर रहनुमा हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा इस हल्के में, उनके फॉर्म 45 मैच कर गए हैं और इन फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में कायम किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फॉर्म 45 देने और लीगी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से अपने फॉर्म 45 दिए जाने हैं, लेकिन वो अपने फॉर्म 45 सबमिट नहीं कर रहे। ज़ाहिर सी बात है वो कैसे सबमिट करें। अब आपके सामने मैंने नाम रखे हैं कि 4 उम्मीदवारों के जो फॉर्म 45 हैं वो आपस में मैच कर गए हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं जो कि मैच कर गए हैं। दूसरी जानिब इनकी जानिब से फॉर्म 45 अभी तक क्यों नहीं दिए जा रहे? अगर ये जीते हुए हैं तो अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। अदालतों में केसेस जाने से पहले ही ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी अपने जो फॉर्म 45 थे वो सबके सामने रख सकते थे कि देखें जी ये हमारे फॉर्म 45 हैं और हम जीते हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने फॉर्म 45 अपलोड करने होते हैं वो अपलोड करने के चंद घंटों के बाद फॉर्म 45 को डिलीट कर देता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों फॉर्म 45 इन दोनों की जानिब से छुपाए जा रहे हैं? क्या वाकई क्या बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पूरा क्लेम है कि इनके जो फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं और इवन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कटिंग वाइटनर का इस्तेमाल किया, कटिंग की गई
और जो वर्ड्स थे उनमें इजाफ़ा किया गया। किसी के सामने अगर जो है वो 700 वोट थे तो उसके लेफ़्ट साइड पर एक लगाकर तो उसे 1700 कर दिया गया। तो इस किस्म के काम हुए हैं। तो इसी वजह से ही ग़ालिबन इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 सबमिट नहीं करवा रहा। लेकिन ये पहला स्टेप था जो कि पीटीआई के फॉर्म 45 को कंपेयर किया जा रहा है। इसमें जी मुवाजना किया गया और फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। अब अगला स्टेप यही है कि या तो इलेक्शन कमीशन फिर फॉर्म 45 देगा, लीगी रहनुमा फॉर्म 45 देंगे, या इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। लेकिन एक रास्ता जो इनका बचने का है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में आज बेंच समाअत करने जा रहा है 5 रुकनी, जो लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब इनको रोक देते हैं तो फिर उसके बाद ये मामला रुक जाएगा। और मेरे ख़्याल से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को और कितना एक्सपोज होना है कि हर मामला पीटीआई का वो सुन रहे हैं। आप देखें बल्ले का निशान छीना, काजी फ़ैज़ ईसा साहब उसमें थे, मखसूस नशिस्तों का मामला है, काजी फ़ैज़ ईसा साहब सरबराह हैं, और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब उसमें सरबराह हैं। तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब को उसमें सरबराह नहीं होना चाहिए, वो बेंच किसी और को हेड करना चाहिए और बेंच कोई और होना चाहिए। लेकिन अब ये मफादात का टकराव है या क्या है, काजी साहब ने इस बेंच में भी वो शामिल हैं और इसकी भी समाअत आज होने जा रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत करेगा। तो बहरहाल जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से हुकूमत जो है वो इस वक्त काजी साहब की जानिब भी देख रही है कि शायद वो कोई ऐसा फ़ैसला दे दें जिससे वो रेस्क्यू हो जाएँ और ये फॉर्म 45 वाला जो बाब है ये बंद हो जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बड़ी तस्दीक कर दी गई है और ये जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से डील लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कहते हैं जी कि मैंने सियासी जमातों के साथ नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, और बड़ा प्रोपेगेंडा इस हवाले से किया जा रहा था। तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है अब कि इमरान खान साहब ना सिर्फ हम सियासी जमातों से बातचीत कर रहा है बल्कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं कर रहा। इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहता। तो अब ये कैसे मालूम हुआ कि इमरान खान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते? ज़ाहिर सी बात है उनसे कोई राब्ता किसी की जानिब से किया क्या इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने इनकार किया, तो तभी ये कह रहे कि इमरान खान साहब तो हमसे भी बात नहीं करना चाह रहा। तो असल में मामला यही है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि पहले जो मैंडेट है वो वापस होगा, फिर उसके बाद गुफ्तगू ज़रूर होगी, मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो करप्शन है या ये जो मुंतखब हुकूमत है इनको मैं कोई NRO दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने बात करनी है ठीक है, इस पर बात करें कि मुल्क की इकानमी को किस तरह से बेहतर करना है और आगे किस तरह से चलना है, तो इस हद तक तो चीज़ों पर बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि NRO 2 दे दिया जाए। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था और मैं बार बार अपने व्लॉग्स के थ्रू ये चीज़ें आप तक पहुंचाता रहा, शेयर करता रहा, अपना एनालिसिस देता रहा। लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे जो नाज़रीन थे वो ये कहते थे कि आपके पास ऐसे क्या प्रूव्स हैं, आप कैसे ये जो बात है वो कर रहे हैं। तो अब राना सनाउल्लाह की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो तस्दीक है वो सामने आ चुकी है। और राना सनाउल्लाह की ये जो तस्दीक है ये आसमा शराजी साहिबा का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में उन्होंने ये तस्दीक की है। आसमा शराजी साहिबा ने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान खान आपसे बात नहीं करना चाहते और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, या आसमा शराजी ने सवाल किया। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहता। तो अब जो ये चूरन बेचते हैं कि इमरान खान अब भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है, इनको मेरे ख्याल से अब शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। तो ये जी राना सनाउल्लाह की जानिब से अहम तरीन तस्दीक कर दी गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुखालफिन थे, और बदतरीन मुखालफिन अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो भी इमरान खान साहब की अब तारीफ़ करते थक नहीं रहे, और उनके ज़ुबान पर भी इस वक्त ना सिर्फ ये इमरान खान का नाम है बल्कि अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन तमाम तर बातों को, इमरान खान साहब की मकबूलियत को। नजम सेठी साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, इन्होंने पहले भी बहुत सारी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की थी। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से नजम सेठी साहब कहते हैं कि खान इसकी परवाह नहीं करता कि अमेरिका क्या सोचता है और सऊदिया क्या सोचता है या एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है। ये इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे ना कि इमरान खान साहब जो अपीलें कर रहा है या आलमी अदालत या आलमी इदारों से, तो इमरान खान तो एब्सोल्युटली नॉट कहता था। तो
तो अब इसका एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया, क्यों अमेरिका की तरफ देख रहा है, या अब ये क्यों कह रहा है इमरान खान की जो साइफ़र था। पहले तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ था जी कि अमेरिका ने जो साइफ़र भेजा और मेरी हुकूमत गिराई, लेकिन फिर बाद में इमरान खान साहब ने कहा जी कि अमेरिका को भी धोखे में रखा गया और यहाँ पर जो अदम एतमाद थी वो मेरे अगेंस्ट लाई गई। तो ये तमाम तर चीज़ें जब खान साहब ने बातें की तो कहा गया जी कि देखें खान साहब का पहला क्या मौक़िफ़ था और बाद में क्या मौक़िफ़ है, और इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और अब अमेरिका से मदद मांग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो उस वक्त भी दुरुस्त था और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हिमायत, बल्कि इमरान खान साहब के हक़ में ये बड़ा बयान उनकी जानिब से दे दिया गया है। इमरान खान इस बात की परवाह नहीं करता कि अमेरिका क्या सोचता है। इमरान खान साहब ने अभी कुछ रोज़ पहले ही ये बयान दिया था और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के बयान के ऊपर भी मैं कायम हूँ और अमेरिका के हवाले से भी जो मेरा एक स्टांस था मैं उसके ऊपर भी कायम हूँ, ये इमरान खान साहब ने बयान दिया। और ये भी नजम सेठी साहब ने कहा जी कि सऊदीया क्या सोचता है या इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, इसका भी इमरान खान साहब को परवाह नहीं है। खान साहब को किस चीज़ की परवाह है? खान वो कहता है जो बात अवाम के दिलों में है और यही चीज़ इसे सबसे मुख्तलिफ करती है। कौम बिला वजह खान से प्यार नहीं करती, वो एक आज़ाद इंसान है। तो ये नजम सेठी के मुंह से बड़ा इकरार है जो उनकी जानिब से किया गया है। नजम सेठी साहब ताकतवर हलकों के भी बहुत करीब हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है इनके भी वो बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो उनकी जानिब से ये जो इकरार किया गया है तो इसको मामूली ना समझा जाए। इमरान खान साहब वाकई एक आज़ाद शख्स है और वो अपनी कौम को भी आज़ाद ही देखना चाहता है और इसी वजह से इमरान खान साहब डट कर खड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब की असल जो फ़ाइट है वो यही है। ये जो इक़्तिदार की गेम है ये तो बहुत पीछे रह गई है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से में आने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी इलेक्शन होंगे, जब तक इमरान खान मौजूद हैं, अल्लाह इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे, और जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं, जब भी इलेक्शन होगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान को कोई हरा पाएगा। इमरान खान जीतेगा, 2/3 अक्सरियत से ही उसकी जो हुकूमत है वो बनेगी जब भी इलेक्शन होंगे। लेकिन इनको असल मसला यही है कि किसी तरीके से इमरान खान से डील कर ली जाए। अब नाजरीन अक्टूबर नवंबर तक का इस वक्त वेट है, जो कुछ हमारी भी डिस्कशन वगैरह अक्सर चलती रहती है, तो अक्टूबर नवंबर तक का इस वक्त वेट है। अक्टूबर नवंबर के बाद आप देखेंगे कि 360 डिग्री जो चीज़ें हैं वो तब्दील होंगी इमरान खान साहब के हवाले से भी। और ये जो अक्टूबर नवंबर तक जो कुछ महीने हैं, 3 महीने 4 महीने हैं, इन महीनों में पूरा ज़ोर लगाया जाएगा कि किसी तरीके से इमरान खान को मनाया जाए, इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, उनके ऊपर मज़ीद जो दबाव है वो डाला जाए। लेकिन ये जो कुछ मर्ज़ी करते रहें इनको इसमें भी नाकामी होगी। अभी तक इमरान खान साहब के ऊपर कितना ज़्यादा इन्होंने दबाव डाला, इमरान खान साहब को झुकाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। और यही वजह है कि जो आवाम है वो भी इमरान खान साहब के साथ डटी हुई है, खड़ी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी आज़ादी की जो बात है वो करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं उनकी जानिब से एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई का मामला करीब आ चुका है। किसी भी वक्त इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है। मुश्किल वक्त गुजर चुका है। आखिरी इद्दत केस की अपील का फ़ैसला 12 तारीख से पहले आना है, फिर कोई केस नहीं होगा। तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अली ज़फ़र साहब ने ये बड़ी जो बात है वो कह दी है और कहते हैं कि जल्द इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी और किसी भी वक्त इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है। इद्दत निकाह केस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 12 तारीख को इसका फ़ैसला आ जाना है और इसके बाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं है। बहरहाल इसमें मैं आपको ये भी ख़बर देता चलूँ कि ख़ावर मानिका जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त की डिटेल्स अभी तक मुकम्मल सामने तो नहीं आ सकती, लेकिन ज़राए की जानिब से कुछ दावा ये किया जा रहा है कि ये दरख्वास्त इद्दत केस के फ़ैसले के हवाले से है कि इद्दत केस का फ़ैसला 12 तारीख को ना किया जाए और इतना जल्दी फ़ैसला क्यों किया जा रहा है उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही फ़ैसला था कि 12 तारीख तक आप सेशन कोर्ट फ़ैसला दे, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बेसिकली उनकी दरख्वास्त है। तो ये देखें जी, इद्दत केस को मज़ीद लटकाने के लिए ख़ावर मानिका एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। बहरहाल अभी दरख्वास्त की डिटेल्स सामने नहीं आई, डिटेल्स सामने आएंगी तो मज़ीद क्लियर होगा कि दरख्वास्त असल में किस हवाले से है और उसमें क्या जो प्ली है वो ली गई है। आखिर में जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने बयान दिया और कहा है कि इमरान खान को दबाव में लाने के लिए जो इद्दत केस है वो बनाया गया है और इसलिए बार बार इद्दत केस को डिले किया जा रहा है, क्योंकि इस इद्दत केस में सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि बुशरा बीबी भी हैं और वो भी जेल में हैं, उनको भी तकलीफ़ में रखा गया है।
तो बुशरा बीबी को तकलीफ़ पहुंचा के असल में इमरान खान साहब के हवाले से भी दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और ये पूरे का पूरा जो इद्दत केस है ये है ही दबाव, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और कोई तो ये करप्शन निकाल नहीं सके, इसलिए इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए ये जो घटिया हथकंडे हैं ये अपनाए जा रहे हैं कि उनको बदनाम किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब तो बदनाम नहीं हुए, बल्कि ये जो इद्दत केस बनाने वाले हैं ये बदनाम हुए हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।